क्यों ना अपने खेतों से जानवर को भगाने के लिए अपने बड़े भाई की सहायता ली जाए। वैसे भी उसको कुछ दिखाई भी नहीं देता है, वो दिन भर घर पर ही रहता है। वो खेतों में बैठकर जानवर की आहट सुनकर उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर भगा सकता है, जिससे हमारी फसल भी बर्बाद होने से बच जाएगी। छोटे भाई ने खेतों में एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और अपने अंधे भाई को वहां बिठा दिया। उसने कहा, भाई, अगर तुम्हें जानवर की आहट सुनाई दे तो तुम जोर जोर से चिल्लाना, जिससे वह जानवर डर कर भाग जाएगा और हमारी फसल भी बर्बाद होने से बच जाएगी। बड़े भाई ने छोटे भाई की बात मान ली और उस दिन से वह खेतों में रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आहट आती, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिसकी वजह से जानवर डर के मारे खेतों से भाग जाते और फिर अंधा भाई वापस अपनी झोपड़ी में आकर बैठ जाता। कई दिनों तक इसी तरह चलता रहा। एक दिन खेत में एक हिरनी भागती हुई आई और खेतों की बाढ़ को तोड़ती हुई निकल गई। इसी हिरनी का पीछा करते हुए नगर का राजा भी खेतों में आ पहुंचा। उसके साथ उसके कुछ सिपाही थे। जब राजा की नजर अंधे भाई पर पड़ी तो उसने पूछा, देखो भाई, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? हुजूर, मैं एक अंधा हूँ, भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन आपको यह जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों में से गुजरा है वह आपके शिकार के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप उसका पीछा करके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। राजा ने उस अंधे भाई की यह बात सुनी तो हैरान रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि जिस हिरनी का मैं पीछा कर रहा हूँ वो मेरे लायक नहीं है। यह आदमी तो एक अंधा है, फिर भी इसे कैसे मालूम कि मैं एक हिरनी का पीछा कर रहा था? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ यह भी कहते हो कि जो जानवर यहाँ से गुजरा है वो मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। महाराज, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वह एक हिरण नहीं बल्कि एक हिरणी है और वह एक गर्भवती है। मुझे लगता है आप एक गर्भवती हिरणी का शिकार कभी नहीं करना चाहोगे, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे जाने से बेहतर है कि आप अपना कीमती समय बचाइए और किसी दूसरे शिकार को ढूंढकर अपना शिकार का शौक पूरा कीजिए। यह सुनकर राजा और भी हैरान रह गया। मन ही मन वह सोच रहा था, इस आदमी को कैसे पता चला कि यह एक हिरणी है और उसके पेट में बच्चा भी पल रहा है? राजा ने तुरंत अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, मुझे यह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सच में वह हिरणी गर्भवती है। अगर यह अंधा आदमी इतना विश्वास के साथ कह रहा है तो मुझे इसकी बात की परीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगर सचमुच हिरणी गर्भवती है तो उसका शिकार हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सिपाही राजा से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस हिरणी को ढूंढने निकल गया। हिरणी अब तक थक चुकी थी और एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। उसके पेट को देखकर साफ दिखाई दे रहा था कि वह गर्भवती है। यह देखकर सिपाही भी हैरान रह गया। कुछ देर बाद वह वापस लौटा। राजा से बोला, महाराज, इस अंधे आदमी ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सच है। वह एक गर्भवती हिरणी है। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अंधा आदमी यह सब कैसे जान सकता है कि वह जानवर गर्भवती हिरणी है। राजा ने फैसला किया कि वह इस भेद को अवश्य जानेगा। उसने अंधे आदमी से पूछा, देखो भाई, मैं यह नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? महाराज, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वह मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी बातें बेझिझक बिल्कुल सच बताऊंगा।
एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूँ वह एक गर्भवती हिरणी है। तुम्हें ये कैसे पता चला? यहाँ पर और भी तो जानवर आते होंगे, फिर तुमने यह अनुमान कैसे लगा लिया? हुजूर, वह हिरनी मेरे खेतों में आई तो उसकी दौड़ने की गति और भागने की आहट से मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वह एक हिरणी है, क्योंकि मेरे खेतों में जो बाल लगी थी वह काफी छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अगर कोई हिरण होता तो उस बाड़ को आसानी से उछलकर लांघ सकता था, लेकिन वह हिरनी बाड़ तोड़कर भाग गई। अगर वह छलांग लगाती तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को खतरा हो सकता था। बस इसी से मैं जान गया कि वह हिरनी गर्भवती है। लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि वह कोई हिरणी है या फिर कोई और जानवर? महाराज, सारा दिन सुबह से शाम तक मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ। माना कि भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, लेकिन उसी भगवान ने मुझे आंखें के बदले तेज दिमाग और सुनने और महसूस करने की जबरदस्त शक्ति दी है। मैं जान लेता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेतों में आया है और उसी हिसाब से मैं जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह जानवर यहाँ से भाग जाए और मेरी फसल को नुकसान न पहुँचाए। उसकी बातें सुनकर राजा मन ही मन सोच रहा था, यह नौजवान भले ही अंधा है लेकिन सचमुच बहुत ही समझदार है। इसके जैसा समझदार और तेज दिमाग वाला आदमी मेरे दरबार में होना ही चाहिए। यह सोचकर राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। महल पहुंचकर राजा ने कहा, देखो नौजवान, सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ और अपने बारे में सब कुछ बताओ। महाराज, मेरा नाम बबलू है और सभी लोग मुझे बबलू ही कहते हैं। इसके बाद बबलू ने अपने बारे में सब कुछ राजा को सच सच बता दिया कि वे दोनों भाई हैं और किस तरह खेती किसानी करके गुजारा करते हैं। बबलू, मैं तुम्हारे जैसे दिमाग और अक्लमंद आदमी की बहुत ही कदर करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरे महल में ही रहो। मैं तुम्हें अपना महल में नौकरी पर रखना चाहता हूँ। क्या तुम सहमत हो? अगले दिन राजा ने बबलू को अपने पास बुलाया और कहा, बबलू, तुम बहुत ही अक्लमंद और दूरदर्शी आदमी हो। तुम्हें हर बात का आसानी से मालूम हो जाता है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने माता पिता का ही संतान हूँ या फिर और किसी का? महाराज, आपको इस बात से क्या लेना है कि आप किसके बेटे हैं? आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए आप इस सवाल को रहने ही दीजिए। नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। यह सवाल मुझे हमेशा ही परेशान करता है। अगर इस बात को जानने के लिए तुम्हें मेरी माँ से मिलने की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हें अपनी माँ से भी मिलवा सकता हूँ, और मेरे पिता का तो देहांत हो चुका है। महाराज, मुझे आपकी माँ से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकता हूँ कि आप किसकी संतान हैं, लेकिन पहले आप मुझे वचन दीजिए आप मुझ पर क्रोध बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। महाराज, असल में आप एक कंजूस बनिया की संतान है और उसकी कंजूसी की आदत आप में भी आ गई है। यह सुनकर राजा गुस्से से भड़क गया। उसने तलवार निकाली और सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। बोला, माँ, मुझे सच सच बताना, क्या मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगा। बेटा, बात दरअसल यह है कि तुम हमारी असली संतान नहीं हो। हमारी तो कोई संतान थी ही नहीं। मैंने और मेरे पति ने तुम्हें किसी और से गोद लिया था और तुम्हें अपनी संतान की तरह पाला। दरअसल बात यह है कि मेरे पति के एक बहुत ही खास दोस्त थे जो इस नगर के धनवान सेठ थे। कहने को तो वह धनवान सेठ थे, लेकिन बहुत ही कंजूस आदमी थे। वह हर चीज को बहुत ही संभाल कर खर्च करते थे और उनकी यह आदत तुम में भी आ गई है। तुम उन्हीं के बेटे हो। एक बार किसी दुर्घटना के कारण उनके घर में आग लग गई थी। पूरा परिवार जलकर मर गया, लेकिन भगवान की दया से तुम जिंदा बच गए थे और उस समय तुम बहुत ही छोटे थे। मैंने और मेरे पति ने तुम्हें अपना लिया और अपने बेटे की तरह तुम्हारी परवरिश की। लेकिन यह बात सच है बेटा कि तुम हमारा खून नहीं हो। फिर भी
हमने तुम्हें अपने बच्चों से कम नहीं समझा। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा अंधे बबलू के पास वापस आया और पूछने लगा, बबलू, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे पिता एक कंजूस बनिया सेठ थे? महाराज, क्योंकि अगर आप सच में एक राजा की संतान होते तो अब तक आपने मुझे जितने भी सवाल किए हैं उनका सही जवाब मिलने पर मुझे ढेर सारा इनाम दे चुके होते, लेकिन आपने तो मुझे एक पाई तक नहीं दी। तभी मुझे अनुमान हो गया था कि आप एक राजा की संतान नहीं बल्कि एक कंजूस सेठ की संतान हो। राजा को अपनी कंजूसी के बारे में सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बबलू, तुमने सही कहा। मैं आज से ही अपनी कंजूसी की आदत छोड़ता हूँ। ये कहते हुए राजा ने सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक थैली अजीत को थमा दी और साथ ही यह भी कहा, बबलू, मुझे विश्वास है कि हमारे बीच जो हुई बातचीत तुम हमेशा अपने तक ही सीमित रखोगे। महाराज, मुझे अपने स्वर्गीय माता पिता की कसम, यह बात हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहेगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा। बबलू, आज से तुम मेरे सबसे खास आदमी हो। मैं तुमसे एक और बहुत ही जरूरी बात जानना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे इस बात का संदेह है, मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या तुम इस बात को भाप सकते हो? महाराज, यह एक बहुत ही पेचीदा मामला है, लेकिन आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपके दरबार के लोगों से मिलकर यह बात जान सकता हूँ कि क्या सच में आपके खिलाफ साजिश हो रही है या फिर नहीं। ठीक है बबलू, मैं तुम्हें अपने दरबार में लेकर चलता हूँ। अगर तुमने मुझे सब कुछ पता लगाकर बता दिया तो मैं तुम्हें इतना सारा इनाम दूंगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद राजा अंधे बबलू को अपने साथ लेकर दरबार में आ गया, जहां सभी मंत्री और दरबारी मौजूद थे। राजा ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो, आज के बाद बबलू हमारे दरबार का एक हिस्सा होगा। इसके बाद राजा ने सभी दरबारियों से बबलू का परिचय करवाया। सभी हैरान थे कि राजा एक अंधे आदमी को दरबार में नौकरी पर क्यों रखना चाहता है। बबलू चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वह दरबार में बैठे लोगों की बातें और उनकी आवाजें बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर राजा ने दरबार की कार्यवाही शुरू की। राजा ने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों से राजकाज के कार्यों के बारे में पूछताछ की। सभी मंत्रियों ने पूरे विस्तार से अपने कामों की जानकारी दी, जबकि बबलू चुपचाप बैठा सब कुछ ध्यान से सुनता रहा। जब राजदरबार की कार्यवाही समाप्त हुई तो राजा और बबलू एकांत कमरे में गए, जहां बबलू ने कहा, महाराज, मुझे आपके एक मंत्री जिसका नाम देवदत्त है उस पर संदेह है, क्योंकि जब आपसे वह बात कर रहा था तो उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। वह बार बार अपनी बातों को बदल रहा था। जब आपने उसको किसानों पर लगने वाले लगन के बारे में पूछा तो उसने फौरन बात को बदल दिया। इसके अलावा जब आपने राज्य के सीमाओं की चौकसी के बारे में उससे पूछा तो उसने साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया। अगर राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी तो कोई भी दूसरा दुश्मन आपके राज्य पर आक्रमण करके आसानी से कब्जा कर सकता है। यह सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि वह आपसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो बबलू? महाराज, मैं बचपन से ही लोगों की आवाजों और उनके बर्ताव से उनके दिलों की बात जान लेता हूँ। जब कोई आदमी झूठ बोलता है या कुछ छुपाता है तो उसकी आवाज कांपती है। वह बार बार अपनी बातों को दोहराता है या फिर उसे बदलता है। वह अपनी बातों को इसलिए दोहराता है क्योंकि उसे लगता है बार बार दोहराने से उसका झूठ भी सामने वालों को सच लगने लगे। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपके मंत्री देवदत्त की छानबीन करवाइए। वह अवश्य आपके लिए खतरा हो सकता है। राजा ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति को बुलाया और कहा, हमारे मंत्री देवदत्त पर खुफिया तरीके से नजर रखी जाए। सुबह से लेकर रात तक वह क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ कहाँ जाता है,
यह सारी जानकारी इकट्ठी करके मुझे दी जाए। सेनापति ने कुछ खास जासूसों को बुलाकर मंत्री के पीछे लगा दिया। कुछ दिनों के बाद सेनापति ने यह खबर दी, महाराज, मंत्री देवदत्त सचमुच एक षड्यंत्र रच रहा है। वह पड़ोस के दुश्मन राजा के साथ मिलकर आपके खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है। हमारे जासूस ने यह भी बताया है कि उसने सीमाओं पर सेना की चौकसी को कम करवा दिया है और इसके अलावा हमारे दरबार के भी कुछ लोगों को वह अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके खिलाफ विद्रोह किया जा सके। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने तुरंत मंत्री देवदत्त को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पूछताछ में मंत्री ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और राजा ने उसे कालकोठरी में डाल दिया। इसके बाद राजा बबलू से मिला और बोला, बबलू, सचमुच तुम्हारी अक्लमंदी ने मेरी जान बचा ली। अगर तुम न होते तो आज मैं इस राज्य का राजा न होता। इतना कहकर राजा ने अशर्फियों से भरी हुई थैली अजीत को दे दी। अब राजा का विश्वास बबलू पर और भी मजबूत हो गया। वह हर कार्य में बबलू की सलाह लेने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास आया। वह एक बहुत ऊंची नस्ल का घोड़ा बेचने आया था। व्यापारी ने राजा को घोड़ा दिखाया और उसकी खूबियां बताते हुए कहा, महाराज, यह अरब देश का अरबी घोड़ा है। इसके मुकाबले का घोड़ा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसकी रफ्तार बिजली जैसी है। आप चाहे तो इसे शिकार पर ले जाए या युद्ध के मैदान में उतार दे। यह हमेशा आपकी कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरेगा। घोड़े की कदकाठी और उसके शरीर को देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने घोड़ा खरीदने का फैसला किया। सौदागर ने कहा, महाराज, क्योंकि यह घोड़ा बहुत ही खास है इसलिए इसकी कीमत 20,000 सोने के सिक्के हैं। आज तक मैंने इतना महंगा घोड़ा कभी नहीं खरीदा, तो क्यों न यह घोड़ा खरीदने से पहले मैं अपने सलाहकार बबलू की सलाह ले लूं। यह सुनकर राजा ने एक सिपाही को बबलू को बुलाने भेजा। जब बबलू आया तो वह हाथों से टटोल टटोल कर घोड़े को परखने लगा। कुछ देर बाद वह बोला, महाराज, मेरा फैसला यह है कि यह घोड़ा तो बिल्कुल ही बेकार है। आप जैसे राजा लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर सौदागर गुस्से से भर गया क्योंकि उसका बना बनाया सौदा बिगड़ रहा था। वह चिल्लाया, महाराज, यह तो एक अंधा आदमी है और अंधा आदमी को भला घोड़े की क्या पहचान। बबलू अब तक चुप खड़ा था। जब घोड़े के सौदागर ने उसके बारे में ऐसी बात कही तो वह बोला, महाराज, अगर आप अनुमति दे तो यह अंधा आदमी कुछ कहना चाहता है। राजा ने आज्ञा दी। तब बबलू ने कहा, महाराज, असल में यह घोड़ा बीमार है। इसे खिला पिला कर इस काबिल बना दिया गया है कि दूर से देखने पर यह बहुत ही अच्छा लगे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आज तक किसी ने इस पर सवारी नहीं की होगी। जब मैंने इसके शरीर पर हाथ फेरा और इसकी कमर पर जोर से हाथ मारा तो यह घोड़ा कांपने लगा। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप खुद इस पर सवार होकर देख लीजिए। घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं चलेगा और बिदकना शुरू कर देगा। बबलू की बात सुनकर राजा ने फौरन अपने एक सिपाही को घोड़े की सवारी करने का आदेश दिया। वह सिपाही जैसे ही घोड़े पर बैठा, घोड़ा बुरी तरह से बिढ़कने लगा। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं चला। अजीत की बात बिल्कुल सच निकली। राजा ने सौदागर को फटकार लगाई और कहा, तुम इस राज्य में आकर मेरे साथ धोखा करना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर 10,000 सोने की अशर्फिया का जुर्माना रखता हूँ और यह सोने की अशर्फिया बबलू को दी जाए। और फिर ऐसा ही किया गया। घोड़े के सौदागर से 10,000 सोने की अशर्फियां वसूल की गई और इनाम के तौर पर बबलू को दे दी गई। इस तरह से एक बार फिर से अंधी बबलू ने अपनी अखमंदी से राजा को होने वाले नुकसान से बचा लिया। राजा बबलू से बहुत ही खुश था और उसने हमेशा के लिए बबलू को अपने महल में एक दरबारी के तौर पर रख दिया।